हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं और आपके सिलेबस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, या किसी किसी बुक में इसी को काइनेमेटिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो अगर फिजिक्स का टर्म हम लोग बोले तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको फिजिक्स में स्ट्रांग बनना है, बहुत स्ट्रांग बनना है, तो ये चीज़ याद रखना कि आपको काइनेमेटिक्स या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांगली अच्छा से आता हो, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज़ करके हम क्लास 12 के 11 में जितने आगे जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, 12 में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स वर्ड जो है, काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये पोजीशन ए है। थोड़ी देर बाद ये यहाँ से मूव होके यहाँ चला आया, तो इसका पोजीशन ए से पोजीशन बी पे मूव हुआ। क्या अपने आप मूव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जिसके वजह से ये मूव करके यहाँ पहुँचता है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग उस एक्सटर्नल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मतलब ये जो मोशन हुआ, अपना पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है हम लोग डिटेल में देखेंगे। रेस्ट का मतलब अगर टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं रेस्ट पे है, और टाइम के साथ अगर वो अपना स्टेट चेंज करता है तो हम उसे कहते हैं मोशन में। तो अगर आप सिर्फ मोशन का डिस्क्रिप्शन लेते हो लेकिन उसका कॉज जो है, जो फोर्स वगैरह है, हम लोग यहाँ पे फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो फोर्स का स्टडी ना करके, कॉज ऑफ मोशन का स्टडी ना करके सिर्फ मोशन का स्टडी जो होता है, इसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन हमारा फोर्थ चैप्टर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है पॉइंट मास किसे कहते हैं। बहुत हम लोग फर्दर इस चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लिखा रहेगा पॉइंट मास। तो ये पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरह तो नहीं होता है, तो पॉइंट मास का मतलब क्या है? पॉइंट मास का मतलब होता है, मैथमेटिकली अगर हम लोग बोले, पॉइंट मास जो होता है, हम लोग एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, पॉइंट मास का ये भी मतलब होता है कि उसका डायमेंशन जीरो है, उसका डायमेंशन नहीं पकड़ना हमें, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों इसको करते हैं? तो यहाँ एक एग्जाम्पल सोचो। सपोज करो एक कार है और ये कार फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर दूर जा रही है। ओके, 0 to 100 किलोमीटर दूर ट्रेवल कर रही है। तो इस कार का डायमेंशन, जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा डिस्टेंस कवर जो हो रहा है वो बहुत लार्ज होता है और ऑब्जेक्ट उसके का साइज उसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होता है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर, तो उसी को हम पॉइंट मास कहते हैं, सिंपल सा बात अगर बोल। और इसका यूज़ क्यों आया? क्योंकि अगर इसका डायमेंशन आप पकड़ोगे तो आप बोलोगे कि भाई ये कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो इसका डायमेंशन इतना ज़्यादा है, तो यहाँ इसका डायमेंशन हमें चेक करना होगा। 100 किलोमीटर से थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया या ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरे कार को हम लोग एक पॉइंट की तरह एज्यूम करते हैं और ये हो जाता है ज़ीरो, और यहाँ से ये ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गया, ये हो गया 100 किलोमीटर। इज इट क्लियर पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि अपना कार का एक डायमेंशन होता है, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, जो भी हो, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं ना जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास पकड़ा जाता है कि उसका डायमेंशन कैलकुलेशन में इफेक्ट ना करे।
आई होप पॉइंट मस्त क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पोजीशन किसे कहते हैं। पोजीशन किसे कहते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो भैया पोजीशन तो आप लोग पहले से जानते हो। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो ये आप तो पहले से जानते हो। ये ओरिजिन होता है, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसमें कोई भी एक पॉइंट अगर हम लोग पी ले लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है। वहाँ x1 क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हम लोग ने जितना ट्रेवल किया, और y1 क्या होता है, वाई एक्सिस पे हमने जितना ट्रेवल किया। ये सुन लो। तो मोशन के केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसका रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन मापा जाता है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये 0 पॉइंट जो होता है और ओरिजिन जो होता है इसे हम कहते हैं रेफरेंस। उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन P हो गया। उसी तरह एक दूसरा पॉइंट अगर हम देख लेते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो उसका पोजीशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट। तो पोजीशन जो होता है ये 2 डायमेंशन में हो गया। अगर 1 डायमेंशन में इस पोजीशन के बारे में बात किया जाए, सिर्फ मान लो एक्स एक्सिस हो, तो क्या होगा। सपोज करो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा इसका ओरिजिन 0, एंड देन यहाँ पे सपोज करो ये 10, 20 और 20, 30, 40, इधर आ जाओ -10, -20, -30। सो पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमारा हो गया रेफरेंस। इधर का जो पोजीशन है ये पॉजिटिव में जा रहा है और लेफ्ट साइड में जो पोजीशन है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो एक्चुअली इस चैप्टर का नाम फिर से जरा देख लो क्या था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम मोशन देख रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन में देख रहे हो तो हमें 2 डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 डायमेंशनल मोशन की। 1 डायमेंशनल मोशन के लिए हमारा ये रेफरेंस काफ़ी है। तो पोजीशन क्या है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और आप इस बात से समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कौन नहीं जानता। एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो लॉ है जिसको कोई बोलता है कि समझ में ही नहीं आता, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल से सोचते हैं। सपोज करो 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक का नाम है राहुल और एक का नाम है रवि, ठीक है। रवि एक पेड़ के पास बाहर खड़ा है और राहुल एक कार में ट्रैवल कर रहा है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, आई होप ये पिक्चर समझ में आएगा। तो रवि पेड़ के पास खड़ा है और राहुल कार में ट्रैवल कर रहा है। और कार के पिछले सीट पर तुम्हारा एक और फ्रेंड बैठा है जिसका नाम है सपोज अजीत, ठीक है। अब अगर रवि से कोई पूछे कि राहुल और अजीत रेस्ट में है या मोशन में है, तो रवि का आंसर क्या होगा। रवि का आंसर होगा राहुल और अजीत मोशन में है। तो रवि का आंसर हो रहा है अजीत एंड राहुल जो है वो मोशन में है। ओके, सही बात है क्योंकि गाड़ी चल रहा है आगे की तरफ और रवि देख रहा है कि ये रेस्ट में नहीं है, टाइम के साथ साथ इनका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। फिर रवि से किसी ने पूछा कि ये जो प्लांट है, ये जो पेड़ है,
ये रेस्ट में है या मोशन में? तो रवि ने कहा कि ये प्लांट जो है ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, अगर किसी ने राहुल से पूछा, ठीक है, अब राहुल से किसी ने अगर पूछा कि राहुल तुम बताओ अजीत जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो तुम्हारे कार में बैठा हुआ है। तो अजीत, राहुल जब अजीत को देख रहा है तो वो देख रहा है कि वो तो कार में बैठा हुआ है उसके बगल में ही, उसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। तो राहुल बोल रहा है कि अजीत तो मेरे साथ कार में ही बैठा हुआ है, उसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब वो रेस्ट में है। लेकिन अभी रवि ने कहा था कि अजीत जो है वो मोशन में है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल से अगर पूछा जाए कि ये प्लांट जो है इसे जरा देख के बताओ गाड़ी चलाते वक्त ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो राहुल बोलेगा कि मैं देख रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ वो पीछे की तरफ भाग रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये प्लांट जो है ये मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्टेट कैसे आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हैंडल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो ये बोलता है कि आप जब भी रेस्ट और मोशन को मेज़र करते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रेम ले लो, फ्रेम मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लो, और उस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में रेस्ट या मोशन को मापो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रवि के रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन को माप रहा हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ रवि के रिस्पेक्ट में है, जहाँ रवि ओरिजिन है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस कार का पोजीशन जो है ए टू बी ये मूव कर रहा है। तो इसीलिए डिपेंडिंग ऑन दिस frame of reference of Ravi, Ajit, Rahul are in the state of motion. And this plant is not change its state or position with respect to time, therefore this plant is under rest. Is it clear? अब जब हम राहुल के रिस्पेक्ट में आंसर पूछते हैं तो राहुल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अजीत जो है वो रेस्ट में है क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और राहुल के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में प्लांट का पोजीशन चेंज हो रहा है इसीलिए वो मोशन में है। तो रवि का जो फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस में दूसरा कोई मोशन में हो रहा है, इसीलिए इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है कि इसके रिस्पेक्ट आप इस रेफरेंस से दूसरे को मेजर करो। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स में क्या कोई भी चीज़ परफेक्ट रेस्ट पे है या परफेक्ट मोशन में है, तो आपका आंसर क्या होगा? जरा सोच के मुझे आंसर बताओ। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे अर्थ पे बैठा हूँ और अर्थ पर यहाँ सपोज करो एक पेड़ है और यहाँ पे आराम से तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम्हें ऊपर सैटेलाइट से एक बंदा देख रहा है। तुम तो बोलोगे भाई मैं आराम से बैठा हुआ, मैं तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ टाइम के साथ, तो मैं तो रेस्ट पे हूँ। लेकिन सैटेलाइट से जो बंदा तुम्हें देख रहा है वो देख रहा है कि ये तुम कॉन्स्टेंटली जो हो अर्थ रोटेट कर रहा है और उसके रोटेशन के साथ तुम भी मूव कर रहे हो, तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस सैटेलाइट यू आर अंडर मोशन। और ये बंदा बोलेगा मैं तो रेस्ट पे हूँ। अब इसे दूसरे कोई प्लैनेट पे एक एलियन है, ठीक है, एलियन कैसे बनाऊँ मैं, चलो एलियन ऐसा, ओके, तो इस एलियन देख रहा है कि तुम भी मोशन में हो और ये सैटेलाइट भी मोशन में, तो बोलेगा कि नहीं तुम भी मोशन में और ये सैटेलाइट वाला बंदा भी मोशन में। और इस एलियन को किसी और गैलेक्सी से देखने वाला कोई एलियन देख के बोलेगा कि ये भी मोशन में। इसका मतलब रेस्ट और मोशन जो है ये कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है, कोई परमानेंट इसका आंसर फिक्स नहीं हो सकता, इसको किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही हम रेस्ट और मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है, थोड़ा बड़ा है। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं न्यूमेरिकल, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स का। ओके, आई होप फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ पाथ लेंथ या डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस एक बड़ा सिंपल सा टर्म है जो हम लोग बहुत सुनते थे, लेकिन इसी डिस्टेंस को सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में पाथ लेंथ कहा जाता है। तो पाथ लेंथ जब भी बोले इसका मतलब यही है कि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना मोशन वो ट्रैवल कर रहा है, जितना पाथ वो ट्रैवल करता है, उसका लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि पाथ लेंथ जो है ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होता। डायरेक्शन का सेंस क्या है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। और अगर इसका आप डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन क्या होगा बताओ। मास तो होता नहीं है लेंथ, इसमें टाइम होता नहीं है, लेंथ सिर्फ होता है। तो ml1 m0 t0 l1, और इसका यूनिट जो होता है वो एसआई यूनिट में मीटर होता है और सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर होता है। और बाकी यूनिट कन्वर्शन हमने पहले पढ़ लिया है पहले 2 चैप्टर्स में। अगर वो आपका अभी भी यूनिट कन्वर्शन में प्रॉब्लम हो, वो वीडियो जाके फिर से देखो, ठीक है। तो पाथ लेंथ का मतलब सिर्फ डिस्टेंस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है मुझे, ईस्ट वेस्ट नहीं देखना है, लेंथ का मतलब लेंथ, बस याद रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी। दूसरी जो चीज़ है वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको इसका डायरेक्शन सेंस भी पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है, उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर साधारण भाषा में बोले, मान लो ये वन डायमेंशनल, इसी एग्जांपल में देखते हैं। सपोज करो एक बंदा है जो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक ट्रैवल कर रहा है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर मैं इसका डिस्टेंस बोलूं तो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, यहाँ नीचे लिखा हुआ देख सकते हो 360 मीटर। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस 360 मीटर। प्लस क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में बोलते हैं। जैसे कि फिर से सोचो, अगर ये पर्सन ओ से आर पे अगर जाता है तो आप खुद बताओ कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और ये मैग्नीट्यूड होगा 120 मीटर, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव 120 मीटर। ये नेगेटिव जो है ये मैग्नीट्यूड नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव साइन जो है ये इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? अब सपोज करो कि ये जो बंदा है ये ओ से लेकर पहले पी तक गया और फिर पी से फिर क्यू तक आया। समझ में आ रहा है? पहले ओ से पी गया, फिर पी से क्यू आया, और आपको बोलेगा कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि इन दोनों केस में इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता। उसका एग्जांपल ये है, ओ से पी गया फिर पी से क्यू आया, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ओ पी प्लस पी क्यू। सो ओ पी का डिस्टेंस जो था वो आप देख सकते हो 360 था, और पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 360 माइनस
240 है ना, तो ये कितना है 40 + 40 + 40 120, सो 360 + 120, 360 + 120, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिस इज 480 मीटर। लेकिन वही अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। वो ओ से क्यू आ रहा है, पी से घूम के आ रहा है, या दुनिया कहाँ से घूम के आ रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो होगा बस ओ से क्यू का डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो पी से घूम के आए या क्यू से घूम के आए या आर से घूम के आए, फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। सो ये जो होगा ये होगा क्यू पोजीशन माइनस ओ पोजीशन। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा ओ क्यू के बराबर, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, देख सकते हो, इट इज़ 240। सो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 240 ही होगा पॉजिटिव में, जबकि डिस्टेंस जो है वो 480 हो रहा है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस कहीं से भी घूम के जाएगा तो टोटल काउंट किया जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है उस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था, ओ से पी पे आ रहा है, फिर पी से क्यू पे जा रहा है। मान लो एक बंदा ओ से पी पे गया, फिर पी से क्यू पे आया, फिर क्यू से ओ पे वापस चला आया, और अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालने बोला जाए तो डिस्टेंस होगा, ओ से पी का डिस्टेंस है 360, और फिर पी से ओ पे वापस आया है तो 360, तो ये हो जाएगा 720 मीटर। लेकिन यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो, क्योंकि इसका फाइनल इनिशियल पोजीशन भी ओ था, फाइनल पोजीशन भी ओ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। आई होप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट मास एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ से कैसे स्पीड का नॉलेज आएगा और योर वेलोसिटी का नॉलेज कैसे आएगा। देन स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, और वहाँ से एक्सेलरेशन का नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।